लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि बाजार में एक्शन पैक कामकाज इस वक्त मजबूती के साथ हर तरफ आप देख रहे हैं एक्शन मोमेंटम बाजार में कायम। तो आइए आखिरी 1 घंटे की शुरुआत क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अभिषेक सत्यव्रतम और डिम्पी कालरा। 23,100 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ मजबूती के साइंस क्लियरली यहां पर नजर आते हुए बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 अंकों की मजबूती आप देख पाएंगे। साथ ही कोटक बैंक, एसबीआई बैंक, बैक्ड बाय ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, और जिसके दम पर हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में। कल भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, आज के सत्र में भी हम एक्शन वहां पर बिल्कुल देख रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद 1 घंटे के लिए क्या कुछ चीजें हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त अगर विदेशी बाजार देखेंगे, डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर नजर आ रहा है। यूरोप के बाजार मिले जुले संकेत दिखाते हुए 23,140 के लेवल्स टू बी प्रिसाइज निफ्टी में इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आईटी सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड, जहां पर विप्रो, इन्फोसिस, एलटीएमआईटी परसिस्टेंट नतीजों का दौर चल रहा है। जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट भी इस वक्त बाजार पर बिल्कुल पड़ता हुआ। ऑटो सेक्टर में रफ्तार आज भी कायम है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड दिखाते हुए, और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जहां पर सबसे ज्यादा मजबूती दिखनी चाहिए थी वहां पर मजबूती नजर आ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो वॉश आउट हुआ था वहां से रिकवर कर गए, अच्छी खासी तेजी के बीच ब्रॉडर मार्केट ट्रेड करते हुए। पावर स्टॉक्स देखे, रिजल्ट इंपैक्ट वाले स्टॉक्स देखे, हर तरफ इस वक्त एक्शन। कैबिनेट की बैठक चल रही है, 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दी अनाउंसमेंट्स भी होती हुई दिखेगी। इसके अलावा मारुति के नतीजे एज पर एक्सपेक्टेशन आते हुए दिखे। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इंडियन बैंक के स्टॉक्स भी रिजल्ट पर रिएक्ट करते हुए, और साथ ही एक्सचेंज एंसिलरी कैंप्स के नंबर्स आए जिस पर फोकस रहेगा। लेकिन चलिए 1 घंटे में आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है वो आप तक लेकर आएंगे ऑन दी शो। एक बार आपको बता देते हैं 2:35 पर, यानी कि बस 2-3 मिनटों में हमारे एक्सपर्ट्स को हम जोड़ लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या चीजें, कौन से स्टॉक्स हैं, बाजार पर रणनीति क्या बन रही है। ऑप्शन की चैंपियन 2:40 पर। 3 बजे मार्केट का हाल कैसा है, एक्शन कैसा है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड आखिरी 15 मिनटों में आपके लिए, और साथ ही इवेंट्स टू वॉच आउट। तो ये पूरी की पूरी रूपरेखा जो कि बाजार की इस वक्त काफी एक्शन पैक नजर आ रही है। अभिषेक गुड आफ्टरनून, डिम्पी गुड आफ्टरनून। डिम्पी, एफएनओ पोजीशनिंग इस वक्त कैसे दिख रही है, क्योंकि मार्केट में एक्शन तो भरपूर देखने को मिला है। हाँ, अच्छी पोजीशनिंग है। थोड़ी सी मैं बोलूँगा, थोड़ी सी, हाँ, स्लाइटली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। द रीज़न इज बिंग वो बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो आप ये दिन नहीं देख रहे होते। मैं बहुत साफ बता रहा हूँ आपको, हाँ, क्योंकि डाटा इतना ख़राब था। मंडे को जब हम टूट रहे थे, या भले हम ज़्यादा नहीं टूटे थे, आपको पॉइंट्स बताते हैं, मेरे को तो याद है 300 पॉइंट टूटे थे करीब बैंक निफ्टी के, करीब 89 पॉइंट्स टूटे थे निफ्टी का। उस दिन जो एक्सट्रीम पेसिमिज्म था ना, मार्केट ने काफ़ी हद तक उसको डाइल्यूट कर दिया है। अब मतलब जो नेगेटिविटी थी उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी करके उसको ब्लेंड कर दिया एक्चुअली में। तो एक्सट्रीम नेगेटिविटी से स्लाइटली नेगेटिविटी के साथ अभी आप हो। क्या प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर आ गए, उसका जवाब है ना। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप 23,000 को कॉन्कर तो कर रहे हो, लेकिन 23,000 के बाद जो फॉलोअप चाहिए होता है वो एब्सेंट है। वो क्या है? वो है 23,350 का लेवल, वो अभी भी नहीं आ रहा है। वो क्यों है 23,350 की इंपॉर्टेंस? वो 20 डे एवरेज है। 20 डे एवरेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? 20 डे एवरेज की इंपॉर्टेंस होती है कि जिसमें ट्रेडर्स अपना मन बना लेता है सिस्टम में, फिर वो बाइंग और डिप्स करना शुरू कर देता है 20 डे की एवरेज से। वो अभी नहीं है, तो वो इसके लिए मार्केट को थोड़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सामने ट्रिगर है बजट का, उसके लिए थोड़ा सा और आपको अब ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ, कन्विक्शन के हिसाब से थोड़ी सी तैयारी लग रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि एफआईज अब बेच नहीं रहे हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। 24% जब लॉन्ग पोजीशंस होती है ना, तो ये चेक किया जाता है कि उन्होंने माल खरीदा है, क्या उनके द्वारा रखा हुआ शॉर्ट्स वो कम हुआ है। तो उनके द्वारा रखा हुआ शॉर्ट सिस्टम में 10 सेशन के बाद पहली बार कम हुआ है, तो इससे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। वजह क्या बन रही है? डेरिवेटिव एक्सपायरी। इसी एक्सपायरी की वजह से जो आपकी मंदी के सौदे आप लेके इस जैन कॉन्ट्रैक्ट में थे, आपको फेब में जाना था, मैंने आधे ही रास्ते रोक दिया। मैंने एक फिल्टर लगा दिया, भी नहीं जाओगे सबके सब आप फेब में, नहीं लेके जाओगे मंदी। तो मैंने एक फिल्टर जब लगाया, उससे 10 लोग तो रुक गए, 20 लोग फिर भी चले गए। तो लेकिन मैंने 10 लोगों को जिनको रोका, उससे हुआ क्या? उससे बाजार के अंदर कन्विक्शन जगा। अब आप देखो, अभी आपने जब स्टार्टिंग की शो से, तब आप खुद ही बता रहे थे कि भी हम आज पूरा दिन भर में ग्रीन रहा। निफ्टी ने तो एक बार भी आज रेड निशान नहीं देखा। बैंक निफ्टी तो फिर भी ऊपर नीचे कर रहा है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी।
एक और चीज़ मैंने सुबह भी आपको बताई थी, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आप बजट को सिर्फ शनिवार का सौदा मत मानना। बजट शनिवार से शनिवार वाला चलने वाला है, ठीक है? तो आप कम से कम एक हफ्ता लेना। मेरे इतनी कैलकुलेशंस ये कहते हैं थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा और इम्पैक्ट आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आप फील करेंगे, और अभी मेरे को दिखने लगी उसकी कैंडल्स, वो है 19 का करीब करीब विक्स हो गया है। 18.75 चल रहा है, पौने 19 का। आप ये सोचो कि पौने 19 के विक्स में ना, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप फील कर रहे होंगे आज भी। आप एक बार हुआ है ऐसा, और कल तो हुआ है, और आने वाले दिनों में भी होगा। 100 पॉइंट ना पलक झपकते ही ऐसे ऊपर नीचे कर देगा मार्केट। आप पता लगे चाय का गिलास लेने के लिए गए और वापस अपनी सीट पे आके बैठे, इतने में 100-150 पॉइंट निफ्टी इधर से उधर हो गया। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। ऑप्शंस वाले गंभीरता से ट्रेड करना, आपको जमता नहीं है छोड़ देना। सिर्फ यही 10 दिन नहीं है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, पूरा खुला बाजार है ट्रेड करने के लिए। एक और चीज़ मेरे को जो थोड़ी आज अभी भी एब्सेंट दिख रही है, डेट इज कॉल्ड लीडरशिप। आप एक मिनट के लिए जरा रिलायंस का शेयर दिखाना। रिलायंस 1210-20 के आसपास ऐसा फंस सा गया है, पूरी मंदी पूरी तेजी देख ली, बट रिलायंस पे कुछ नहीं हो रहा। चाहे तो आप इसका वीकली, चाहे तो इसका मंथली दिखा दीजिए। बड़े शेयरों की एब्सेंट होना ये अच्छी बात नहीं है, उनका थोड़ा आना चाहिए पोजीशंस। रोल ओवर के नंबर्स ठीक है, मैं रोल ओवर से सेटिस्फाइड हूँ इस बार के नंबर्स। पहले में वो कल तक मेरी थोड़ी उम्मीदें नहीं थी, बट हाँ कल का पुल बैक और आज का सेटिस्फेक्शन लेवल्स देख के बताने के लिए सफिशिएंट है। अब मेरे को ज़्यादा भूलना नहीं, क्योंकि मेहमान वेट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा देर वेट करें, उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा काम किया, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। अजीत नायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुणाल परार हैं, जतिन केडिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। पहले तो कुणाल परार के पास ही चलते हैं। कुणाल सर नमस्ते। जितना हमने पॉइंट्स रखे हैं, अगर उसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ज़रा करेक्ट कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपना व्यू पॉइंट बताइए। एक चीज़ मेरे को आपसे वन लाइनर भी पूछनी है, आपको भी फील हो रहा है क्या हम अपना बॉटम बनाने की प्रोसेस में हैं और पैनिक बॉटम 1 मिनट के लिए बन गए हैं? आपको ऐसा फील हो रहा है क्या? एक लाइन में जवाब दूंगा जो आपने पूछा है डिम्पी जी। बॉटम अभी नहीं बना है। यस। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, और आपने जो ओवरऑल डेटा की बात की है, मैं उससे सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो डेटा पर्टिकुलरली अभी फिलहाल रोल ओवर की जो डेटा है, कहीं ना कहीं उसके बेस पे लग रहा है कि अभी जो टाइमिंग के लिए 2 दिन में जो उछाल आया है वो सस्टेनेबल उछाल नहीं रहेगा, एंड हमें वापस एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। एंड जिस हिसाब से आपने विक्स की बात की है, विक्स जिस हिसाब से अभी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, नॉर्मली इतने लेवल के विक्स पे वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, और हो सकता है कि यहाँ से फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम और देखने को मिल सकती है। सो टाइमिंग के लिए वीकेंड से बॉटम अभी नहीं बना है। हाँ, बजट के बाद अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी शांत हो जाती है तो मोस्टली लग रहा है कि वहां से हमें उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है डेटा के बेस पे, डिमांड सप्लाई के बेस पे, कहीं ना कहीं मार्च से पूरा का पूरा मार्केट अपने आप को संभालेगा, एंड वहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगेन मैं मार्च वर्ड यूज कर रहा हूँ, मार्च से मुझे लग रहा है मार्केट स्टेबल होगा और अच्छी खासी मोमेंटम वहां से हमें देखने को मिल सकती है। नाउ बात करते हैं डिम्पी जी निफ्टी की। 170 पॉइंट 180 पॉइंट की मोमेंटम आज देखने को मिल रही है। ऐसे कहने जाए तो लोग कहते हैं कि भाई 180 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये नहीं, आजकल निफ्टी के लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। कोई भी दिन आप देख लो, निफ्टी की मोमेंटम 180 पॉइंट 200 डेज की इजीली आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, वो जो डेटा है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। निफ्टी के ऊपरी लेवल के, निफ्टी के ऊपरी स्तर की बात करें तो 23,400 23,500 का एक रेजिस्टेंस अभी भी है, अभी भी 200 डीएमए के नीचे है, जो मेन कंसर्न है। प्लस लोअर लेवल पे अगर मैं बात करूं तो लोअर लेवल पे 22,800 का सपोर्ट है। सो मेरा मानना है कि अभी भी बॉटम नहीं बना है। अभी भी अगर आप कोई ट्रेड लेके चल रहे हो तो प्लीज स्ट्रिक्ट एसएल के साथ और कॉशियस व्यू के साथ वो ट्रेड लेके चले। कॉशियस होकर आपको ट्रेड लेना है। हालांकि रिकवरी 2 दिनों में ठीक ठाक हो गई है और 23,000 के ऊपर जाकर हम टिक भी रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत जरूर है। और देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या है कि नतीजे भी जो हाल फिलहाल जो आए हैं ना, तो जो अनुमान से बेहतर नतीजों की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको बहुत ही मतलब कीनली वॉच कर रहे होंगे बाजार के पार्टिसिपेंट्स भी और जो बड़े जो निवेशक हैं वो भी। लेकिन चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि आपको ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स।
हमारे तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं। जतिन गेडिया हमारे साथ हैं, कुणाल परार्थ वहीं, इसके अलावा एक और हमारे एक्सपर्ट अजीत नायक भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। शुरुआत जतिन आपसे करेंगे, बताइए कहां पर आप मौके देख रहे हैं, क्या ट्रेड करना है अभी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड्स होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो एसबीआई लाइफ में होगा। तो एसबीआई लाइफ ने हमने देखा है कि एक 7 दिनों के फॉल के बाद अर्ली चार्ट्स पे एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है कि करेक्शन कंप्लीट होके एक पुल बैक रैली के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1425 का, और ऊपर में टारगेट है 1515 के टारगेट लेके लॉन्ग किया जा सकता है। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक शार्प रनअप के बाद पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पुल बैक आया है उसमें, लेकिन हमें लगता है कि ये पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और अभी एक फ्रेश लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट हो चुका है ऑन दी अपसाइड। तो पीडीलाइट लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 2485 का, और ऊपर में टारगेट रखने हैं 3000 के। ठीक है, तो ये पिडिलाइट के लिए 3000 रुपए के टारगेट और 2845 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है एसबीआई लाइफ। नतीजे इसके तगड़े आए थे और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। लगातार 7 सत्र तक गिरने के बाद आज फिर से मोमेंटम में ये शेयर आया है और जतिन को भरोसा है कि ये शेयर अभी और ऊपर जाएगा। 1515 रुपए का टारगेट है, 1425 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है एसबीआई लाइफ पर। ये 2 शेयर हो गए खरीदारी के लिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। बताइए आपकी बाजार में कहां पर नजर है और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? हाँ सर, नमस्ते। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक मेरा रहेगा एम्फोसिस। पहले ये मैंने स्टॉक क्यों चुना है, क्योंकि अगर पूरे मार्केट में देखें तो कुछ ही स्टॉक है जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनमें से एक स्टॉक है जो 200 डे के भी ऊपर है, 20 डे के भी ऊपर है और 50 डे के भी ऊपर है। तो इसका मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर मैं आईटी सेक्टर में देखूं तो बाकी सेक्टर से कंपैरेटिवली मुझे आईटी सेक्टर थोड़ा बेटर दिखा रहा है। तो उस हिसाब से जो हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हर एक टाइम फ्रेम पे बना रहा है। अभी 2 दिन पहले जो फॉल आया था वो वापस 200 डे का जो लेवल है 2760 उसको ब्रीच नहीं कर पाया था, और पुल बैक देके वापस ये अपना अप ट्रेंड जो है रिज्यूम कर रहा है। तो इसीलिए हमने एम्फोसिस को चुना है पहला स्टॉक, जिसका अभी जो सीएमपी पे खरीद सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 2190 और अपसाइड टारगेट रहेगा 3180। और 3180 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो इसमें काफी अच्छा रैली भी देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा जिंदल स्टॉक। ये वाला स्टॉक मैंने थोड़ा काउंटर ट्रेंड टाइप चुना है। अच्छे लंबे समय के फॉल के बाद उसके अंदर एक हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न हुआ है और आज उसका कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इसके लिए ये स्टॉक जो है मुझे अच्छा प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है डेली, और अच्छा वीकली सपोर्ट के पास भी आया है। अगर 243 के ऊपर एक क्लोज होता है तो बहुत अच्छा एंट्री पैटर्न इस पे बनता है, और आरएसआई में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से इसमें हम लोग थोड़ा सा एक काउंटर ट्रेंड मूव ले सकते हैं। तो सीएमपी पे ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 239 का रखना है और अपसाइड टारगेट जो है उसका 255 पे रखना है। वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं तो थोड़ा इंक्रीज उसमें वॉल्यूम में भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये 2 स्टॉक मेरी तरफ से। जिंदल 100 हो गया आपके लिए 255 रुपए के टारगेट के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव जो मिड कैप आईटी वाली कंपनीज हैं वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है। आज आप केपीआईटी देखेंगे 8.5% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। परसिस्टेंट में भी 5% की तेजी है, लेकिन एम्फेसिस चुना है अजीत ने, और एम्फेसिस के नंबर्स भी कुछ दिन पहले आए थे, अच्छे आए थे। 3000 रुपए के आसपास के भाव है और आपके लिए ऊपर के ठीक ठाक टारगेट्स हैं 3180 रुपए के, और स्टॉप लॉस 2910 रुपए का। कुणाल जी आप बताइए, 4 के 4 वाई कॉल्स आ गई, आप क्या इसको 6 कर देंगे? मैं 6 नहीं करूंगा, मैं 5 करूंगा। एक स्टॉक है पर्टिकुलरली डिफेंसिव सेक्टर में, फार्मा, एफएमसीजी ये सब इंक्लूड होते हैं।
एंड मैं जाइडस लाइफ के ऊपर फिलहाल फोकस करके चलूंगा। पहले भी मैंने जाइडस लाइफ 2 से 3 बार दिए थे और जब भी दिया था तब अच्छी खासी मोमेंटम मिली थी और टारगेट अचीव होते हुए भी देखने को मिले थे जाइडस लाइफ में। फिलहाल जाइडस लाइफ पे ही फोकस करके चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, कल के दिन में हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई है। इतना नहीं, वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, सो एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन पर्टिकुलरली ये डिफेंसिव सेक्टर के ये पर्टिकुलर जाइडस लाइफ के स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऐसा थोड़ा सा लंबा आएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ओवरऑल मार्केट में ज्यादा है, इसलिए 890 का आपको यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलना है। फिलहाल 928 930 स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 965 उसका पहला टारगेट होगा, जो इसका एक हिडन रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये ब्रेक करेगा, एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिलेगी, जिसके बेस पे स्टॉक हमें 1020 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यानी अभिषेक जी, आप कह सकते हो कि 9 से 10% की मोमेंटम देने के लिए ये काउंटर रेडी है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है जाइडस लाइफ साइंस 890 के एसएल के साथ। स्टिंग 9 से 10% के अप मूव्स नजर आ सकते हैं। 965 पहला टारगेट, 1020 दूसरा टारगेट। जाइडस लाइफ 934 के लेवल्स पर खरीदारी की राय कुणाल परार की तरफ से। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर डिफेंसिव्स हैं, आईटी सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक है और साथ ही एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर खरीदारी की राय। और जिंदल 100 यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम एक डाउनफॉल के बाद देखने को मिला है, तो इस पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन आइए क्विकली जहां पर रिजल्ट बैक्ड एक्शन देखने को मिल रहा है, उन स्टॉक्स का भी जिक्र कर लेते हैं। शुरुआत बीएचईएल के स्टॉक प्राइस से करनी चाहिए। स्टॉक को पुल अप करें, करीब 5% की तेजी और अच्छे नतीजों के दम पर यह तेजी बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रही है। कंपनी के मुनाफे में नियरली कह सकते तिगुना कंपनी का मुनाफा होता हुआ दिखा और साथ ही मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन। इस वक्त अगर देखेंगे 6% का इजाफा। कुणाल, आप ही बताएं, बीएचईएल करंट मार्केट प्राइस से जो मजबूती है, रिजल्ट बैक्ड इंपैक्ट तो है, चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? बीएचईएल 198 के अराउंड है। आज बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बना रहा है और लग रहा है कि इसका कंफर्मेशन भी आज हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको अवॉइड करके ही चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो बजट रिलेटेड स्टॉक है। एंड बजट में अगर अच्छा खासा अनाउंसमेंट आता है तो ये स्टॉक जो भी 198 चल रहा है, ये ऊपरी लेवल पे 260 तक की भी मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ये इफ एंड बट वाला क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए उसको आप अवॉइड करो। बजट के दिन क्या आ रहा है, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक एंड इंफ्रा को लेकर सही है तो ही उसके बाद हम इसमें कॉल लेके जा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके लेके जा सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो 260 का होगा। सो कन्विक्शन तो है, लेकिन फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखने की राय और बजट से ठीक पहले बजट वाली जो लिस्ट आप बना रहे हैं ना, उस लिस्ट में बीएचईएल को शामिल कर दें सही समय आने पर। और आने वाले दिनों में 260 तक के टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे। एंट्री पॉइंट्स आपके लिए बनेंगे, तब इसमें एंटर करने के बारे में सोचें। इस वक्त ऑलमोस्ट 6% की तेजी। लेकिन कल डिफेंस क्षेत्र में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा और इन दिनों अब हम जो भी बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें बजट के इर्द गिर्द होती हुई दिखेगी, चाहे डिफेंस हो या फिर बीएचईएल जैसे काउंटर जो सरकारी कंपनियां हो या फिर इथेनॉल स्पेस हो, शुगर स्पेस हो, हर तरफ बजट से जुड़े एक्सपेक्टेशंस एक एक कर निकल कर आएंगे। डिफेंस की जहां बात चल रही है, एचएएल, बीएल, बीडीएल, शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। और बीएल के तो इनफैक्ट नतीजे भी आने वाले हैं। कल ही की खबर थी, इनफैक्ट बीएल को 531 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। उसके ठीक बाद स्टॉक में एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। जतिन, आपसे जानना चाहेंगे, करीब 3% की तेजी, नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन। देखिए, बीएल की बात करूं तो हमें लगता है कि 252 255 का रेंज एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन था और उसको टेस्ट करके आज हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है इन द केस ऑफ बीएल। हमें लगता है कि आर्ली चार्ट्स पे एक हाई टॉप हाई बॉटम बनना चालू हो गया है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। हमें लगता है कि अपसाइड में 275 278 तक का एक स्विंग जो है वो पॉसिबल है। इसके लिए अगर जो रिजल्ट्स के पहले मेरा व्यू पूछे तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। कोई लॉन्ग करना चाहता है तो 260 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं 278 280 के टारगेट्स के। ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल रही है। जैसे मानसी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि जो भी न्यूज़ है, जो भी शेयर्स है, अमूमन अब बजट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये सब में कुछ न्यूज़ भी आती हैं। ये न्यूज़ एथेनॉल को लेकर ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पिछले 4-5 बजट में एथेनॉल को लेकर कोई खबर ना सुने, ऐसा तो असंभव है। तो इस बार भी आई वो खबर कि कैबिनेट ने एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने और नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दे दी है।
पूरी खबर प्रकाश प्रियदर्शी से समझ लेते हैं। ठीक बजट से पहले खबरें हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, जरा प्रकाश हमको बता दीजिए। देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से दो अहम फैसले हुए हैं। हालांकि सरकार इसकी औपचारिक घोषणा 3 बजे करेगी, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी से संबंधित जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। शुरुआती प्रस्ताव के हिसाब से वैसे इथेनॉल जिसका प्रोडक्शन बी हैवी मोलासेस से हो रहा है उसमें करीब करीब 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसी के अलावा वैसे इथेनॉल जिसका प्रोडक्शन शुगर केन जूस से किया जा रहा है उसमें करीब 1 रुपये 35 पैसे से 1 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। जहां तक वैसे इथेनॉल का सवाल है जिसका प्रोडक्शन सी हैवी मोलासेस से हो रहा है, उसमें दरअसल जो इंसेंटिव प्लान था उसको कैबिनेट ने मंजूर किया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 6.87 रुपीज़ का जो इंसेंटिव प्लान था उसको रेगुलराइज कर दिया गया है इथेनॉल सप्लाई ईयर 2024-25 के लिए। इसका मतलब ये है कि पिछले साल वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने 6.87 रुपीज़ पर लीटर के इंसेंटिव का ऐलान किया था इथेनॉल सप्लाई ईयर 2024-25 के लिए, उसको अब रेगुलराइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि वो ये जो इंसेंटिव है वो अब प्राइस का इंसेंटिव्स को अब कीमतों का हिस्सा बना दिया गया है। इसका मतलब ये कि 2024-25 इथेनॉल सप्लाई ईयर के लिए जो कीमतें होंगी वो वही कीमतें होंगी जो 2023-24 में थी, लेकिन अब वो रेगुलर कीमतें होंगी, वो इंसेंटिव्स नहीं होंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा था, वो दरअसल नेशनल क्रिटिकल मिनरल से संबंधित। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है। करीब करीब 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए के फंड को मंजूर किया गया है, जिसमें मकसद ये है कि सरकार लिथियम जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके लिए देश के अंदर या देश के बाहर स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो तैयार करेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि ये कैबिनेट के फैसलों का एक फैसला है, लेकिन बजट पे भी शायद इस बार कोई बात बन जाए और किसानों को लेकर काफ़ी विरोध हुआ। आपको पता ही है कि 2024 को पूरा साल किसान ने काफ़ी विरोध किया अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर। हो सकता है सरकार शायद कुछ ना कुछ इस पे भी बातचीत करे। एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने लेके आते हैं। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं आप? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, यहाँ पे मार्केट में रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर दिख रहे हैं, बट कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे कि आपने बिल्कुल डिस्पाइट ना के बराबर मतलब देखा है इस पूरे रिकवरी के अटेम्प्ट में। और ऐसा एक नाम है एशियन पेंट्स का, जो कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे काफी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है और अब दोबारा से अपने स्विंग लो के नीचे ब्रेक करने के एक इंडिकेशंस हैं। तो 2200 वाली जो फरवरी मंथ की पुट है उसको बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। करीब 65 के पास वो ट्रेड कर रही है, उसको लॉन्ग करेंगे आप 53 के स्टॉप लॉस के साथ 88 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एशियन पेंट्स की पुट अभी भी खरीदें। सर ये चलेगा ही नहीं क्या? बजट भी ट्रिगर नहीं बनेगा क्या? पुट लेना है समझदारी, पहले ही नहीं चला हुआ। बिल्कुल डिम्पी, देखिए ये दो चीजें होती है। जब आपका स्टॉक ओवरसोल्ड होता है तो या तो एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिखे, और रिकवरी की स्ट्रेंथ वो बेसिकली बताता है कि शायद कितना इसमें एक रिबाउंड, स्ट्रांगली रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो अब इवेंट के हम काफी नजदीक भी पहुंच गए हैं, बावजूद इसके कि यहाँ पे आपको जितनी भी रिकवरी हुई है 120 EMA को आप क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाए। तो दैट क्लियरली शोज कि इसकी अंडर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहने को देखने को मिल सकती है आपको। आपके इस तर्क के साथ और आपकी रीजनिंग और आपके इंटेलिजेंस के साथ ही हम जा रहे हैं। 2200 की जो पुट है खरीदने की रिकमेंडेशन है, 65 रुपया इसका भाव है, 88 का इसका टारगेट है, 53 रुपये इसका स्टॉप लॉस है, लॉस प्रॉफिट लिखा हुआ 1:2 की रेशियो में। एक और बात, आपको अगर नहीं जमता भले छोड़ देना, आपने अगर ले रखा है तो हेज कर लेना। आपको नहीं लग रहा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी बुकड हूँ, पहले से मैंने सारा माल भर रखा है, तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ देना। जो माल ले रखा है ना पहले उसी को संभालो। पता लगे आगे दौड़ और पीछे छोड़ हो रहा है, आगे तो दौड़ रहे हैं, शेयर पकड़ रहे हैं, लेकिन पीछे वाले से लॉस उठाए जा रहे हैं। ठीक है अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। गेंस को मजबूती से बचा कर रखने में कामयाब है। करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की जो तेजी है 300 अंकों के आसपास की। आज की जो थीम है हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल से वहां पर अच्छी बाइंग है। ऑटो शेयरों में भी बाइंग लौट रही है, और टाटा मोटर, बजाज ऑटो, मारुति, ये कुछ शेयर्स हैं यहाँ पर अच्छे गेंस के साथ आज कारोबार होते हुए दिख रहे हैं।
टू व्हीलर में हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई है। अगर हम लीडर्स की बात कर लें, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो, 30 से 35% के आसपास से गिरावट आई है 52 वीक हाई से। कुणाल जी, आपके रडार पर कोई टू व्हीलर स्टॉक आ रहे हैं? कहीं ट्रेड के मौके आपको दिख रहे हैं क्या? वेल डेफिनेटली बजाज ऑटो के ऊपर मेरा फोकस है, और जहां तक मुझे पता है आई थिंक कल भी हम बजाज ऑटो की बात कर रहे थे, और कल हमने 8,290 8,280 के एसएल के साथ बजाज ऑटो खरीदने की सलाह दी थी 8,500 के एसएल टारगेट के लिए। आज देखो आप 8,800 का हाई बना है। नाउ मैं कहूंगा कि अगेन यहाँ पे फिर से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 8,636 स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मीडियम टर्म के लिहाज से। आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 8,640 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम एसएल की बात करें तो जो मोमेंटम आज के दिन में हमें देखने को मिली है, उस मोमेंटम के बेस पे आज अभी जो हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो होगा 8,400 का होगा। एंड टारगेट की बात कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं। 8,900 का पहला टारगेट। 8,900 जैसे ही ब्रेक होगा, ये वन वे रैली में हमें 9,200 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो जो मोमेंटम आज के दिन में हमें मिली है उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। 8,400 के एसएल के साथ अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 12,500 पौने 13,000 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, फिर ये 8 के नीचे भी हमने शेयर को देखा। अब लोअर लेवल से स्ट्रेंथ इसमें आ रही है। अडानी पावर के नतीजे आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि मुनाफे में करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी है। आय भी इंप्रूव हुई है और मार्जिन के फ्रंट पर भी कंपनी के प्रदर्शन में सुधार आई है। शेयर करीब 5% ऊपर है, डे हाई पर कारोबार कर रहा है। दिन भर आज एक रेंज में कारोबार किया है, लेकिन जो ही नतीजे आए हैं शेयर में हम स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। हालांकि नतीजों से पहले ये शेयर थोड़ा सा नरमी दिखा चुका है। 550 रुपये से गिर के 500 रुपये के आसपास ही आया, लेकिन आज अच्छी तेजी इसमें है। एक टेक्निकल चीज पर चेक लेते हैं इस पर। जतिन जी, आप बताइए, अडानी पावर कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? देखिए, अडानी पावर में एक डाउन ट्रेंड में है और हमें लगता है कि आई थिंक रिजल्ट के रिएक्शन के कारण ये जो शार्प हमें अपमूव देखने मिला है वो शायद कंटिन्यू रह सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 550 552। और अगर जो कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेता है तो 510 रुपए का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने की सलाह दूंगा। एक फॉल हुआ था और फॉल के बाद एक काउंटर ट्रेंड पुल बैक स्टार्ट हो गया है ये स्टॉक में, तो ये स्टॉक को अराउंड 550 तक लेके जा सकता है। 510 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जाए अडानी पावर को लेकर ये व्यू। लेकिन 3 बज गए, ये समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर बाजार में एक्शन कहां पर दिखा। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए कहां पर एक्शन दिखा है आज? जी हाँ, जैसा कि नतीजों का दौर चल रहा है तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक के मुनाफे में करीब 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और एनआईआई में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा बात करें ग्रॉस एनपीओ और नेट एनपीओ की, तो वहाँ पर कमी आई है, जिसके चलते शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें केपीआई टेक की, तो केपीआई टेक के मुनाफे में हल्की सी गिरावट दिखी है, लेकिन आय बढ़ा है। और मार्जिन के फ्रंट पर बात करें तो मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी ने 2.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है, जिसके चलते शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें दीपक फर्टिलाइजर की, तो दीपक फर्टिलाइजर के मुनाफे में 18% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा उनका मार्जिन भी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें कैम्स की, तो कैम्स के आय में 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मुनाफा भी 40% से ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा एबिडा मार्जिन की बात करें तो एबिडा मार्जिन भी 44% से बढ़कर 47% पे पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर में 5.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और अंत में बात करें खबर की, तो एल&टी को अमेरिका में $80 मिलियन का ऑर्डर मिला हुआ है और ये जो ऑर्डर है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके आनंद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। और बैक्ड बाय पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, देखिए बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम है और नतीजों का दौर जो चल रहा है, नतीजे भी ठीक ठाक मजबूत आ रहे हैं और इसी के चलते बाजार को और ज्यादा सपोर्ट और बूस्ट मिल रहा है। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बढ़त जो है लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स में अच्छा खासा एक्शन है। अभी आनंद जब हमें बता रहे थे इंडियन बैंक, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, कैम्स, ये सारे की सारी कंपनियों के नतीजे आए हैं ड्यूरिंग द सेशन ही ना
नंबर्स आए और नतीजों के साथ साथ स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, एक्सचेंज एंसिलरीज में कैम्स के नंबर्स आए। कंपनी की आय में 28% की बढ़त, मुनाफा करीब 40% बढ़ा है, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है। अजीत, एक्सचेंज एंसिलरीज अगर आप ट्रैक करते हैं, एक तो बीएसई लिमिटेड और दूसरा कैम्स। बीएसई लिमिटेड में भी अच्छा खासा एक्शन, कल इनफैक्ट ये एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा था और आज इसमें 3 से 4% की मजबूती भी है और कैम्स अच्छे नतीजों के दम पर रिएक्ट कर रहा है। यस मैम, तो बीएससी अगर देखे तो 4-5 दिन का अच्छा खासा करेक्शन आके प्रीवियस जो स्विंग लो है उसका सपोर्ट ले रहा है। 5,000 से लेके 5,100 का अच्छा सपोर्ट जोन था और वही सपोर्ट जोन से इसमें आज एक उछाल देखने को मिला है। अगर ये 5,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो ऊपर में वापस 5,750 और 6,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको एक टेस्ट करने को आ सकता है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी डेली वीकली पे चल रहा है, अभी तक प्रीवियस स्विंग लो के नीचे गया नहीं है, तो ट्रेंड रिवर्सल का जो सिग्नेचर मूव होता है जो स्टॉक का वो देखने को मिला नहीं है, तो ट्रेंड अभी फिलहाल पॉजिटिव है। मगर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ये 5,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है स्टॉक 1 या 2 दिन क्लोजिंग बेसिस पे, फिर इसमें हमें बुलिश व्यू ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, फिर ट्रेंड वीक सिग्नल देने लगेगा, तो तब तक के लिए ये स्टॉक बढ़िया है। ये एक राय मिलती हुई एक्सचेंज स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश, कैबिनेट ने इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना पर अपनी बात भी रख रहे थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ब्रेकिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इथेनॉल के दाम बढ़ाने को लेकर मंजूरी। दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसकी होने जा रही है और इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने और साथ ही नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी देने की खबर, और इस खबर पर इस वक्त अगर आप देखेंगे मंजूरी मिलती हुई। इस बीच शुगर स्टॉक्स पर खासतौर से आपकी नजर होनी चाहिए। आपको बता दें यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट और कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ और उसके ठीक बाद इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश ने आपको जो खबर बताई इस पर मोहर भी लगती हुई दिख रही है। बलरामपुर चीनी के स्टॉक प्राइस को एक बार देखना चाहिए, करीब 4% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। चीनी मिलों को फायदा और शुगर इन्वेंट्री कम होने की संभावना इस पूरे के पूरी खबर से मिलती हुई देखने को मिलेगी। स्पेस है और ये काफी इंपॉर्टेंट स्पेस है, बजट से ठीक पहले इस स्पेस पर फोकस भी है। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जैसे खबर आ रही है उसका इंपैक्ट इस वक्त चीनी शेयरों पर बनता हुआ भी दिख रहा है। बलरामपुर चीनी 4% के अप मूव्स। वेल डेफिनेटली न्यूज कुछ ऐसे ही है कि एक अच्छी खास मोमेंटम हमें ये चीनी सेक्टर में देखने को मिल सकती है और यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बलरामपुर चीनी जो 495 के अराउंड है, मोमेंटम अच्छे, उसके बेस पर 520 और 520 जैसे ही ब्रेक करेगा 545 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, कल के ट्रेडिंग सत्र में इसने एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था और वहीं से स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम देना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम 480 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे, टारगेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अलावा और एक दो स्टॉक यहाँ ऐसे है जहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक को अच्छा खासा बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है वो है रेणुका है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रेणुका में भी देखने को मिल सकती है। रेणुका को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये न्यूज का हो सकता है। स्टॉक 37.90 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे 36 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 40 का पहला टारगेट, और 40 जिस दिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा वन वे रैली में हमें ये स्टॉक 45 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों स्टॉक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। न्यूज फ्लो और मार्केट पर इसका एक रिएक्शन आप देख रहे हैं, लेकिन इथेनॉल कीमतों में बढ़ोतरी का असर जो है ओवरऑल इकोनॉमी पर, किसानों की कह सकते हैं लाइफ स्टाइल पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों का बकाया जल्द मिलेगा और आमदनी जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सरकार 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य जो है वो आगे हासिल कर पाएगी। तो इंपॉर्टेंट अपडेट और इस अपडेट से जुड़ी सारी खबर आपके लिए। लेकिन इस बीच अगर स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल को देखें, पावर स्टॉक्स में भी आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और पावर स्टॉक्स पुल अप करेंगे और जहां पर मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। कुणाल, एक बार आप ही बताएं कैसे देख रहे हैं पावर स्टॉक्स की चाल को, क्योंकि लगातार जो सेक्टर्स और पॉकेट्स जहां मजबूती दिख रही है उससे इतर आज पावर स्टॉक्स में भी एक एक्शन है। वेल यस डेफिनेटली मोमेंटम काफी अच्छी है और एक दो दिन में जो मोमेंटम देखने को मिली है उसके बेस पे लग रहा है कि अच्छे खासे और भी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर आप बात करें ओवरऑल ऑयल की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, आईजीएल की बात करें,
अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। आईजीएल जो फिलहाल 393 पे है, ओएल इंडिया 407 पे है, बीपीसीएल 256 पे है। अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो मुझे बीपीसीएल पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। आईजीएल पे भी है, लेकिन आईजीएल पे रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है ना। बीपीसीएल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे बॉटम स्पॉट होते हुए देखने को मिल सकता है अपने को। 456 का राउंड है एंड यहाँ पे ये हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बना रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसएल जो रहेगा, एसएल हम यहाँ पे 250 का मेंटेन करके चलेंगे। एंड टारगेट की बात करते हैं तो 264 का पहला टारगेट, 264 जैसे ही ब्रेक करता है ऊपरी लेवल में 270 के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन ये रही सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से बात। मैं यहाँ तक कहूंगा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक में प्रेजेंट लेवल पे बाइंग करके खरीदी करके जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। तो मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल पे इस लेवल पे फोकस करके चलना चाहिए। ठीक है जी। स्टॉक्स पे तो आपको रिकमेंडेशन मिल रही है। खैर इस बीच आपको बता दें निफ्टी ने 200 पॉइंट लगा दिया, आज 200 पॉइंट ऊपर है और 23,161 का भाव है। ऑलमोस्ट हम डेज हाई के आसपास ही चल रहे हैं और बैंक निफ्टी भी करीब 350 पॉइंट ऊपर है और ये भी 49,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो इट्स ए गुड साइन। धीरे धीरे ही शनै शनै ही भले मार्केट थोड़ा सुधर तो रहा है। एक काम कीजिए अजीत सर, आप ना LNT का चार्ट देख के रखिए। इस बीच मेरी सहयोगी रिया भाटिया मेरे साथ जुड़ रही हैं ताकि वो ये बता पाएँ कि LNT के कल जब नंबर्स आ रहे हैं तीसरी तिमाही के, उसका अनुमान क्या है। फिर आप हमको ज़रा कोई ट्रेडिंग कॉल बनेगी तो बताइएगा। रिया पहले आप बताओ LNT के नतीजे आ कैसे रहे हैं। चलिए देखते हैं LNT के Q3 FY25 रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेड है इस बार। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 17% से इंक्रीज होने वाला है और EBITDA 18% से इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो 28% इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कोर मार्जिन में एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। EBITDA मार्जिन होगा 10.47 के आसपास इस क्वार्टर में और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा 5.82% पर। जो कोर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसके अंदर में एग्जीक्यूशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है काफ़ी सारा और कंपनी को इंटरनेशनल स्पेंडिंग से और डोमेस्टिक स्पेंडिंग से के रिवाइवल से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सेकेंड हाफ FY25 में लार्ज ऑर्डर इनफ्लो भी एक्सपेक्टेड है मिडिल ईस्ट और इंडिया में। इस बार 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है LNT के रिजल्ट में। वो होगा डोमेस्टिक ऑर्डर पाइपलाइन, मार्जिन परफॉर्मेंस और वर्किंग कैपिटल साइकिल, और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूशन रैंप अप होगा सऊदी प्रोजेक्ट्स में और जो GCC ऑर्डर पाइपलाइन का ट्रेंड है, इन सब चीज़ों पर इस बार हम नज़र रखेंगे। जी नज़र तो रखेंगे ही हम। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि LNT के नंबर्स हैं और उस पर मार्केट की नज़र ना और रिएक्शन ना, ऐसे हो नहीं सकता। और सामने बजट भी हो तो थोड़ी बहुत प्लेसमेंट्स तो होंगी ही होंगी। तो एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं कोई ट्रेड बनता है भी है कि नहीं बनता है। अजीत सर देख लिया होगा आपने LNT, ज़रा बताइए सर कोई ट्रेड बनता है? हाँ सर, तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि LNT में एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन हो रहा है। तो उससे अभी डिस्ट्रीब्यूशन बोले एक्यूमुलेशन बोले वो तो वक्त बताएगा। जैसे हम लोग 3922 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेकआउट आता है तो इसको हम एक्यूमुलेशन पैटर्न बोल सकते हैं, या 3250 के नीचे अगर बंद आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इंटरनल स्टॉक ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर डेली के टाइम फ्रेम पे भी मैं अगर एनालाइज करूँ तो चार्ट स्ट्रक्चर इतने पॉजिटिव है नहीं। लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूसली बना रहा है और मार्केट जब परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है लास्ट एक साल में। तो थोड़ा सा तो डाइसी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उसको 3380 का जो सपोर्ट जोन है उसको ध्यान में रखे और जब तक ब्रीच नहीं करता है वो ठीक है। और अपसाइड में 3600 तक का एक छोटा पुल बैक देखने को मिलेगा। मगर ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट पिक्चर है वो पर्टिकुलरली स्टॉक के लिए मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट के लिए वेट करना बहुत जरूरी है और वीकली टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ही इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को अभी फिलहाल रुक जाना चाहिए। पॉइंट टेकन है सर। आपकी बात कुल मिला के समझ में आ रही है कि नंबर्स पहले देख लो फिर काम करना। नंबर से पहले एक्सपेरिमेंट करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है LNT के अंदर, छोड़ देते हैं इसको। इन बिटवीन आपको मैं बता देता हूँ कि आज बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स में दिखेगा। मिड कैप 100 दिखाइए और आपको पता है ऐसा क्यों दिख रहा है? एकदम से कल आपने एक यही टिकर टीम थी जिसने चलाया था कि भाई 2.5% 3% टूट गया, बाद में रिकवरी आई, हमने क्लोजिंग में भी आपको दिखाया। मिड कैप 100 फायर करो बॉस, ठीक है ना। ये देखो अब 2.5% आज ऊपर है और 1200 पॉइंट ऊपर है
और ये आज 51,500 के आसपास खुला था, अब 52,500 के भी पार है। क्यों ऐसा हो रहा है आपको पता है? इसके पीछे की वजह है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। 19 का विक्स आपको फील बैड और फील गुड इतनी जल्दी कराता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मौका मेरे से ना निकल जाए। इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा हैंडल विद केयर करना है। ना मौका, ना मतलब ना एग्रेशन, ना डिप्रेशन, उसमें ना जाइए, आराम से शांति से कैलकुलेट कीजिए। में अच्छी तेजी है और आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी अच्छा है। एक चीज़ बस थोड़ी सी टेंशन वाली है और वो है इंडिया विक्स। आज देखते हैं कि एफआईज के डेटा किस तरह के आते हैं। शाम को जब डेटा आएंगी, क्या जो 17-18 दिन से बिक वाली लगातार चल रही है, क्या वो रिवर्स होगी? ये एक नजर डालने वाली चीज़ होगी। लेकिन 3:20 के आसपास का समय हो गया है। हमारे दोनों एक्सपर्ट तैयार है अपनी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी की स्ट्रेटजी लेकर। शुरुआत करेंगे जतिन जी आपसे, बताइए क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे आप? नहीं, मैं खरीदारी करके जाना चाहूंगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो बीटीएसटी में आइशर मोटर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। देखिए, ये स्टॉक एक अपट्रेंड में है। पिछले 2 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज अपने 20 डे एवरेज से एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक या तो फिर अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो आइशर मोटर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 51.40 का और ऊपर में टारगेट है 52.25 के। जिसका टारगेट 51.40 का स्टॉप लॉस आयशर मोटर के लिए। 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज उसे उभरने की कोशिश कर रहा है शेयर ये, और अच्छी स्ट्रेंथ है। थोड़े बड़ा टिकट साइज है, 5,000 रुपये से ऊपर का शेयर है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। डे हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, 5,235 आज का इसका डे हाई है। कुणाल जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है? कौन सा ट्रेड लेकर जाएं कल के लिए? एक स्टॉक है अल्केम लैबोरेटरीज, 5,005 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 4,915 के एसएल के साथ टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट 5,075 का है और 5,075 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 5,200 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो अल्केम खरीदारी करके चलने की सलाह है 4,915 के एसएल के साथ। ठीक है, 4,915 के स्टॉप लॉस के साथ अल्केम बोला आपने? ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। अल्केम लैब्स बोला 4,975 के स्टॉप लॉस के साथ 5,000 रुपए के ऊपर के भाव हैं और 2% ऊपर फिलहाल डे हाई के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक और शेयर आया है दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगातार गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि रिवर्सल की कोशिश है। वो शेयर है जोमेटो का। 225 रुपए के आसपास का भाव फिर से हो गया है जतिन जी। हमने देखा कि 200 से 210 रुपए की रेंज में आकर शेयर ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। इस रिकवरी पर यकीन करके कोई नया ट्रेड ले तेजी का? बात करूँ तो 204 रुपए का एक बहुत ही क्रूशियल फिबोनाची नंबर था जहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लेके होल्ड किया है। तो हमें लगता है कि ये डेफिनेटली एक डबल बॉटम बना है 204-205 के जोन में और फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है। तो आई थिंक ये जो रिकवरी की प्रोसेस है वो आगे जाते हुए भी कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए ये लॉन्ग करके चला जा सकता है। 215 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें 234 और 240 के टारगेट्स के लिए। 30 और 240 के टारगेट के लिए आप जोमेटो को लॉन्ग कर सकते हैं। आज के सत्र में हमने देखा कि कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स थे उन्होंने बाजार को सपोर्ट नहीं किया और ये हमने कल भी ये चीज़ देखी थी। HUL हो गया, ITC, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, ये आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में शामिल हैं क्योंकि आप देखिए 50 में से 42 शेयर तो मजबूत हैं। जो 8 गिरने वाले शेयर हैं उसमें आपको ये सारे के सारे नाम दिखेंगे। कल एक दिग्गज कंपनी टाटा कंज्यूमर के नतीजों पर नजर आएगी। हालांकि इंट्राडे में हम देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा रिकवर कर रहा है बट सुस्ती का ही माहौल उसमें है। तो टाटा कंज्यूमर को लेकर क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं और नजर कहां पर रहेगी नतीजों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा? ये बताने के लिए हमारे सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गए हैं नतीजों का अनुमान लेकर। स्नेही, बताइए क्या फोकस में होगा और किस तरह के नंबर रिपोर्ट कर सकती है कंपनी? जी बिल्कुल, अगर टाटा कंज्यूमर के Q3 नंबर्स की अपेक्षा के बारे में बात करें तो बहुत ही म्यूटेड सेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ खास उम्मीद नहीं रख रहे हैं हम इस स्टॉक से इस टाइम। अगर कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है 4,406 करोड़ रुपीस कंपेयर टू 3,804 करोड़, जो कि लगभग
लगभग 16% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा के बारे में बात करें तो इस अंक को हम 594 करोड़ के आसपास देख रहे हैं, रफली 4% का अपटिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये टाइम हम 345 करोड़ की अपेक्षा कर रहे हैं कंपेयर टू 279 करोड़ जो उसने Q3 ऑफ FY24 में देखा था। और ये लगभग 24% ऊपर है, 24% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन की बात करें हाउएवर तो वो हम 13.5% पर देख रहे हैं। पिछले टाइम ये नंबर 15% था, तो एबिटा मार्जिन पर हम थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब कुछ की एक्सपेक्टेशंस हम 9.5 से 10% के बीच में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। और जो डोमेस्टिक बिजनेस ने जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसके वजह से टॉप लाइन पर थोड़ी सी उम्मीद हम रख सकते हैं। हायर टी कॉस्ट, जो चाय का कॉस्ट है, चाय का दाम है रॉ मटेरियल का, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो इसके दम पर इंडिया बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसे ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने हाई सिंगल डिजिट प्राइस ग्रोथ भी लिया था, और उसके दम पर डोमेस्टिक टी वॉल्यूम्स की हम अपेक्षा रखते हैं कि 3% पर इसका वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। इंटरनेशनल टी बिजनेस के बारे में बात करें तो बहुत सॉफ्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लाइक टू लाइक बेसिस पर। सॉल्ट बिजनेस के बारे में बात करते हैं, टाटा सॉल्ट के बारे में, तो यहाँ पर ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने ₹2 का प्राइस हाइक भी लिया था इस क्वार्टर में टाटा सॉल्ट के लिए। टाटा संपन्न और टाटा सोलफुल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की अपेक्षा कर सकते हैं यहाँ पर। हाउएवर टाटा नरिश्को की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ खास एक्सपेक्ट करने की उम्मीद नहीं रख रहे। अब फैक्टर्स टू वॉच क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे जब ये आंकड़े आएंगे? मैनेजमेंट की कमेंट्री, सेगमेंटल परफॉर्मेंस डोमेस्टिक बिजनेस पर, ग्रोथ बिजनेसेस पर उनका आउटलुक क्या है और मार्जिन्स पर उनका आउटलुक क्या है आगे जाते हुए, अर्बन और रूरल क्षेत्र की रिकवरी, डिमांड रिकवरी कैसे जा रही है, तो इन सब पर मैनेजमेंट की नज़र रहेगी। टाटा कंज्यूमर्स पर अपनी नज़र बनाए रखना। बहुत फ्लैट सेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 के लिए। स्नेही, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। कोई खास बड़ा स्टेबल या पॉजिटिव सेट नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि नतीजों से ठीक पहले हम देख भी रहे हैं बिकवाली का दबाव इस वक्त तो टाटा कंज्यूमर के स्टॉक प्राइस पे 960 के लेवल्स पर। लेकिन एक डिफरेंट स्क्रिप्ट देख लेते हैं। विएटेक वबाग या तो वाटेक वबाग जो कि वाटर ट्रीटमेंट फील्ड में है, इस वक्त करीब 10 से 11% की मजबूती। और कंपनी के लिए ताज़ा खबर आई है, कंपनी को 7 साल के लिए ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है वर्थ $14 मिलियन, विच इक्वल्स टू 121 करोड़ के आसपास का ऑर्डर कंपनी ने जीता। और इसी के दम पर इस वक्त न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% का इजाफा 1330 के लेवल्स पर। कुणाल, वाटेक वबाग पर आपकी राय क्या होगी? मोमेंटम तो काफी अच्छी देखने को मिली है। खरीदारी करके चलने की सलाह तो फिलहाल बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि खरीदारी करने वाला लेवल जो था वो 1255 का था और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1330 के अराउंड। जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक में पोजीशन है उनके लिए जरूर से सलाह रहेगी होल्ड करके रखिए। आने वाले दिनों में 1560 जैसे ही ब्रेक हो गए ये स्टॉक वन में 1800 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, जिनके पास स्टॉक है उनके लिए होल्ड करके चलने की सलाह है। तो इंटैक्ट रखें, नई खरीदारी फिलहाल एंट्री पॉइंट नहीं देगी क्योंकि 10% तो चल ही गया है स्टॉक। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यूज की अगर बात करें कल के लिए, मंथली एक्सपायरी निफ्टी की होने जा रही है आखिरी गुरुवार इस महीने का और मंथली एक्सपायरी पर फोकस होगा। विदेशी बाजार में भी कई सारे नतीजे आने वाले हैं, ग्लोबल अर्निंग्स, और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बजाज फिनसर्व, BL, L&T, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियों के नतीजों पर। और इसके अलावा कैश मार्केट की तो लंबी लिस्ट है जिसके नंबर्स पर फोकस रहेगा। यूएस से FOMC आउटकम देर रात आता हुआ दिखेगा, GDP के डेटा, जॉबलेस क्लेम्स और साथ ही यूरोजोन से ECB रेट डिसीजन भी आता हुआ हम देखेंगे। MGL, IGL पर जतिन एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर CLSA की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी हमने देखी थी आज। इस स्टॉक में हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि भले ही ये वो रिपोर्ट्स आई है लेकिन ऊपर ही स्तरों से फिर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ऊपरी स्तरों से इट्स अ नेगेटिव साइन और कहीं ना कहीं डे लो के आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि व्यू अभी भी नेगेटिव है इन द केस ऑफ IGL एंड MGL। तो कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। बंद करने का समय भी हो गया है। सुबह से मार्केट में एक अच्छी चीज़ जो मेरे को प्रिवेल करती हुई दिखी वो थी पॉजिटिविटी। मार्केट्स के अंदर कहीं भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आज के सेशन में नहीं दिखी। ये इंट्राडे चार्ट जो आप निफ्टी का इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये बताने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटाइल होने के बाद आज की क्लोजिंग बाकायदा डेज हाई पे हो रही है।
ये दूसरा अच्छा पॉइंट है। तीसरा अच्छा पॉइंट, इंडिया विक्स 18.5 पे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये परेशान करेगा आपको, आगे चल के वॉलेटाइल सेशन करके रखेगा। लेकिन 2% इंडिया विक्स के बावजूद भी अगर अब बाज़ार तेज़ है, किसी ने मेरे को ट्विटर पे क्वेश्चन भी लिख के भेजा है कि इसका क्या मतलब है कि इंडिया विक्स 2% ऊपर है और उसके बावजूद मार्केट्स तेज़ है। मार्केट्स तेज़ होने के अलग अलग रीजंस हैं और इंडिया विक्स तेज़ होने का अलग रीज़न है। इंडिया विक्स एक फियर को और वॉलेटिलिटी को दे रहा है। बहुत सारे लोग इसी समय मार्केट के अंदर आए हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों का फियर भी है मार्केट के अंदर, इसलिए विक्स का राइज हुआ है। लेकिन जो बाज़ार चला है वो टिपिकली कुछ हद तक डेरिवेटिव एक्सपायरी की उसके अंदर वजह है और कुछ हद तक वैल्यू हंटिंग भी है जो बाज़ार के अंदर हुई है। इंस्टीट्यूशनल्स ने थोड़े से शॉर्ट्स कवर किए हैं, ये भी एक बड़ी वजह आप मान सकते हैं। एफआईज की तरफ से कवरिंग हुई है थोड़ी बहुत शॉर्ट्स की और वो 24% पे अब लॉन्ग भी आ चुके हैं। बस अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट अब आपको दिखने लगेगा। बीच में तो ऐसा हो गया था कि कौन सी अर्निंग्स आ रही है कौन सी जा रही है किसी को पता भी नहीं चलता था, अब लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं बट अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज का सेशन एक अच्छे नोट पर हम बंद करके जा रहे हैं। कल अगर ओपनिंग और अच्छी मिल जाती है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। 23,375 अगर बजट से पहले निकल जाए, चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी आपके कवरिंग होने की। बजट से तक में अगर 23,375 नहीं मिलता तो फिर अभी भी आप उसी डेंजर जोन में तो हैं बट उस डेंजर जोन के अपर एंड पे आके रुक जाएंगे। तो इसलिए इस लक्ष्मण रेखा को याद रखिएगा। 23,375 ज़्यादा दूर नहीं है, 150-200 पॉइंट और चल जाएगा निफ्टी तो काम बन जाएगा। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रखा है और इसने 5 दिन की और 10 दिन के एवरेज में हरा निशान भी दिखा दिया था कल में, और आज थोड़ा और भी तेज़ हुआ है। तो ठीक है, आज की क्लोजिंग अच्छी मिली है कुल मिला के, और शेयर्स वगैरह सेक्टर्स वगैरह ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं स्क्रीन पर। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ निफ्टी के जो आज के टॉप गेनर्स बने हैं, अगर आप उसकी सूची चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको दिखेगा श्रीराम फाइनेंस, BEL, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, SBI लाइफ, और जो वीक काउंटर्स हैं उसमें से मारुति, भारती एयरटेल और एशियन पेंट्स हैं। जतिन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल परार आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा अजीत सर तो 2 मिनट पहले ही उन्होंने लॉग ऑफ किया है, तो आपका भी शुक्रिया अजीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी टीम सुन पा रही हो तो आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चलिए, तो आज का दिन कुल मिला के और ठीक गया, कल का दिन भी ठीक था, 2 दिन 3 दिन और ठीक चले जाएं तो मार्केट के अंदर कम से कम कंफर्ट का लेवल आ जाएगा, भले रिकवरी का लेवल आए या ना आए। मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं आप। नमस्कार।